प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने वीडियो एवं पीडीएफ के माध्यम से सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी और फिर मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था, इतना विशाल साम्राज्य, और बिंदुसार ने उसको यथावत रखने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। उसके बाद अशोक उसमें कलिंग विजय करता है, तो साम्राज्य का और भी विस्तार होता है। अब चूंकि अशोक बहुत शक्तिशाली सम्राट था, उसके समय तक व्यवस्था जो थी यथावत रही। अब चूंकि वे कलिंग विजय के बाद भेरी घोष की जगह शांति की नीति उसने अपनाई, धम्म नीति की उसने नीति अपनाई, तो उसके बाद कुछ शासन में जो सीमावर्ती प्रांत थे, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसको भी अशोक ने सफलतापूर्वक दबाया था। लेकिन उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो काफी कमजोर सिद्ध हुए, और जो मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य काफी लंबे समय तक खड़ा किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक के द्वारा, उस साम्राज्य का शीघ्र ही पतन होता है। तो यही चर्चा अभी हम आपके सामने करने वाले हैं। पहले उसके उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, मौर्य साम्राज्य में अशोक के जो उत्तराधिकारी है उसके, और उसके बाद हम देखेंगे कि साम्राज्य का पतन क्या क्या किस कारण हुआ, उसके बारे में हम यहां देखने वाले हैं। तो यहां हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ, उनसे हमें पता चलता है कि अपने जो अंतिम शासन था अशोक का, तो वह नाम मात्र का शासक ही बना रहा। अशोक द्वारा अत्यधिक दान दिए गए और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा आश्रय मिलने से राज्य में असंतोष व्याप्त हो गया था। इस स्थिति में कुणाल के पुत्र संप्रति ने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। अशोक सिर्फ अब नाम मात्र का राजा बना रहा। अशोक की जो रानी तिष्य रक्षिता थी, उसका दरबार में प्रभाव बढ़ जाता है, और अशोक का एक अंतिम अभिलेख भी इस रानी के नाम से जारी किया गया था। वह संप्रति की सहायता कर रही थी। 232 ईस्वी पूर्व में जब अशोक की मृत्यु होते हैं, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनमें योग्यता नहीं थी, काफी कमजोर थे, आपस में उनमें प्रतिद्वंदिता थी, और ये स्वाभाविक था कि मौर्य साम्राज्य का विघटन ऐसी परिस्थितियों में होना ही था। दूसरी तरफ अगर देखें तो उसी समय भारत पर यवन आक्रमण का दूसरा दौर प्रारंभ हो गया। यवन आक्रमण पहले हमने देखा था सिकंदर, और उसके बाद सेल्यूकस, लेकिन वो चूंकि शक्तिशाली थे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक, तो कुछ भी नहीं हुआ उस समय, उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा दौर यवन आक्रमण का शुरू होता है। उसने भी मौर्य साम्राज्य को काफी क्षति पहुंचाई, और उस समय जो मौर्य साम्राज्य के अधिकारी थे, कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण स्वतंत्र होने लगे। ऐसी ही परिस्थिति का लाभ उठाकर 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं सत्ता हथिया ली। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको कि मौर्य सम्राट का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था, बना था बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट था, और उसकी हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का खत्म कर दिया 187 ईस्वी पूर्व, और नए राजवंश की शुंगवंश की स्थापना करता है। तो अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में स्पष्ट जानकारी और विवरण उपलब्ध ज्यादा नहीं है, पर फिर भी अर्थशास्त्र से इस विषय पर प्रकाश बहुत कम मिलता है। अभिलेखों और धर्म ग्रंथों के आधार पर अशोक के बाद मौर्य वंश के राजनीतिक इतिहास की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। उसके बाद शासक बनता है कुणाल, जो 232 से 224 ईस्वी पूर्व रहता है।
अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों, जिनके नाम है तेवर, महेंद्र, कुणाल और जालौक, इनमें से कुणाल गद्दी पर बैठता है। पुराण, जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। कुणाल धर्म विवर्धन तथा सुयश के नाम से भी विख्यात थे, ऐसा उल्लेख दिव्यावदान और भागवत पुराण में मिलता है। कुणाल के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि उसकी माता तेजस्य रक्षिता ने धोखे से कुणाल को अंधा करवा दिया था। अतः कुणाल स्वयं राजकार्य चलाने में असमर्थ था और वह नाम मात्र का शासक था, और वास्तविक जो सत्ता थी वो कुणाल के पुत्र संप्रति ही संभालता था, जो पहले भी हमने बताया। एवं संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी भी वास्तविक माना गया। इनके समय मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है और फिर अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ, शालिशु, देववर्मा, सत्यधनुष और वृहद्रथ का नाम भी आता है। अब चूंकि अशोक की मृत्यु के पश्चात ही शक्तिशाली मौर्य सम्राट विघटित होने लगता है और यह विघटन की गति संगठन की अपेक्षा काफी तेज रहती है, और बाद में हम देखते ही हैं कि 187 ईस्वी पूर्व के आसपास इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहां हम देखेंगे, उत्तराधिकारियों के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन क्या कारण रहे थे कि मौर्य साम्राज्य का पता इतनी जल्दी हुआ, जो इतना बड़ा साम्राज्य था? तो बहुत से कारण उसके गिनाए जा सकते हैं। तो पहला तो हम जो चर्चा कर ही रहे हैं कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, जिसके बारे में हमने काफी कुछ बता दिया है कि निर्बल उत्तराधिकारी होना साम्राज्य के विघटन का बहुत बड़ा कारण माना गया है। उनके बस की बात नहीं थी कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित कर सकते थे। दूसरा, हम कह सकते हैं कि प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण किया गया था। मौर्य साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, जिनकी भक्ति राष्ट्र के प्रति न होकर राजा के प्रति होती थी। तो प्रशासन में जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का प्राय उस समय अभाव था, क्योंकि जनमत जैसी कोई चीज नहीं थी, और जो भी कुछ था राजा था उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता था, और लोग भी राजा के प्रति ही वफादार थे, राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं थे। राजा ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा था, जिससे लोगों के व्यक्तिगत जीवन भी काफी नियंत्रित हो गया था। तो ऐसी व्यवस्था में शासन की सफलता के उत्तराधिकारी अयोग्य थे तथा साम्राज्य के पदाधिकारी अब सम्राट के लिए घातक होते जा रहे थे। तो ये प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए घातक रहा। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यह भी एक कारण हम गिना सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर अस्तित्व नहीं था। इस समय राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व भाषा एवं परंपरा के अभाव के साथ साथ भौतिक दृष्टि से भी साम्राज्य के सभी भाग समान रूप से विकसित नहीं थे। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी, अतः विकेंद्रीकरण निश्चित था। तो एक राष्ट्रीय ये सोच उस समय देखा जाए तो नहीं थी, और ऐसी कुछ जागृति उत्पन्न करने वाले भी उस समय कोई नहीं थे। तो राजा का एक निरंकुश शासन भी हम कह सकते हैं। वो अलग बात है कि अशोक ने जनता के लिए एक अच्छा शासन दिया। चौथा हम कारण गिना सकते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता, क्योंकि जहां गंगा घाटी का प्रदेश बहुत ज्यादा समृद्ध था, वहीं उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। जो मगध का प्रांत था वहां तक वो काफी विकसित था। जैसा कि हम सबसे पहले जब मगध के उत्कर्ष के कारणों को हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें उस समय बताई गई थी कि मगध कितना शक्तिशाली बना है, तो उसके लिए क्या परिस्थितियां थी। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर देखे जाए तो दूसरे क्षेत्र कम विकसित थे। पहले भाग की अर्थव्यवस्था कृषि एवं व्यापार प्रधान थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में नगरों तथा ग्रामों में भी घोर असमानताएं व्याप्त थी। उस समय लोग जो थे वो भाषा, जाति आदि के आधार पर बटे हुए थे, जिसने विकेंद्रीकरण को जन्म दिया। मौर्यों की विशाल सेना,
अशोक द्वारा बौद्ध संघों का अथाह दान की पूर्ति के लिए कमजोर उत्तराधिकारियों ने प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए और अत्याचारपूर्ण तरीके से वसूले, और इसका परिणाम यही निकलना था कि जनता का जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में हो गया। तो उसके उत्तराधिकारियों के समय बहुत बड़े स्तर पे कर लगाए गए थे जो असहनीय थे जनता के लिए। तो ये भी एक कारण रहा था कि सांस्कृतिक और आर्थिक असमानता जो पूरे साम्राज्य में व्याप्त थी, वो भी विकेंद्रीकरण की तरफ उसने बढ़ावा दिया। हम पांचवा देख सकते हैं कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार, क्योंकि मौर्यों की जो दूरस्थ प्रांतों की जनता पर प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार से भी जनता असंतुष्ट होकर शासन के विरुद्ध हो गई थी। क्योंकि तक्षशिला में भी 2 बार तंग आकर जनता ने प्रांतीय शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। पहला विद्रोह तो चंद्रगुप्त के समय हुआ था तथा दूसरा अशोक के समय भी हुआ है। तो इससे जनता ने राजा के प्रति नहीं बल्कि प्रांतीय शासकों के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की है। तो कहीं ना कहीं प्रांतीय शासकों के अत्याचार ने भी जो केंद्रीय नेतृत्व था मौर्य साम्राज्य को, उसको काफी हानि पहुंचाई थी, क्योंकि दूरस्थ प्रांत थे और वहां तक कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। आखिर में हम देख सकते हैं कि अशोक का उत्तरदायित्व भी काफी हद तक मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में माना जा सकता है। फिर पंडित हरिप्रसाद शास्त्री मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के विरुद्ध ब्राह्मण प्रतिक्रिया को मुख्य कारण मानते हैं। ब्राह्मण प्रतिक्रिया भी ध्यान रखना है, और बताते हैं कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्र अभी बताएंगे, शिलालेख 5 में इसका वर्णन है, तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। क्षमता, दंड तथा व्यवहार सत्ता में यज्ञ कर्मी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाराजगी यहां पर देख सकते हैं। और उसने अमीषा देवा का संबोधन कर उन्हें ब्राह्मणों को यानी मिथ्या साबित भी करने की कोशिश की थी। लेकिन राय चौधरी बड़ी सहजता से इन सभी मतों का खंडन भी करता है, क्योंकि वो कहता है कि उपनिषद स्वयं अहिंसा पर बल देते थे। उपनिषद जब ब्राह्मण ग्रंथ थे, उस समय उपनिषद संहिता थी, तो वो तो स्वयं ही अहिंसा पर बल देते थे, तथा धर्म महामात्र अशोक ने ब्राह्मणों की भलाई के लिए ही नियुक्त किए थे। तो यहाँ पे राय चौधरी खंडन भी हालांकि करता है, लेकिन ब्राह्मण प्रतिक्रिया को एक मुख्य कारण अशोक के पतन के लिए हम मान सकते हैं। स्वयं पुष्यमित्र शुंग, चूंकि वो भी एक ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग को सांची भारत की कलाकृतियां उसे बौद्ध विरोधी सिद्ध नहीं करता। राय चौधरी अशोक के धम्म घोष तथा सैनिक शिथिलता को पतन का कारण मानते हैं, कि जो कलिंग के बाद वो धम्म घोष की नीति अपनाता है बेरी घोष की जगह, और उसके बाद फिर वो सैनिक शिथिलता होती है, क्योंकि साम्राज्य पे फिर पकड़ धीरे धीरे अशोक की कम होती जाती है। तो उसको राय चौधरी उसके पतन का कारण ज्यादा मानते हैं, और कहते हैं कि अशोक न तो पूर्णतः अहिंसावादी थे और न ही सेना में शिथिलता व कमी के प्रमाण मिलते हैं। अशोक ने मृत्यु दंड जैसे सजा को भी बंद नहीं करवाया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि राय चौधरी का जो कथन है कि सैनिक शिथिलता पतन का कारण था, तो वो चीज भी यहाँ हम देखते हैं कि नकारी जा रही है, क्योंकि इतना कम नहीं किया था अशोक ने। समय समय पर सीमांत प्रदेशों में जो दंड हुए थे उनको दंडित भी किया था। आगे देखते हैं कि आठविक राज्यों के अपराध करने पर अशोक स्वयं सैनिक धमकी भी देता था। अतः न तो सेना में कोई गिरावट आई थी और न ही सैनिकों को अपने धर्म प्रचार में लगाया गया था। इसलिए अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ एक मिली जुली प्रतिक्रिया है कि अशोक को उत्तरदायित्व कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है। लेकिन अगर निष्कर्ष के तौर पर हम देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो स्वाभाविक कारणों का एक सामूहिक परिणाम हम कह सकते हैं, कि बहुत से कारण रहे थे कि अशोक एक शक्तिशाली राजा था, उसके पास कमजोर उत्तराधिकारी हुए हैं, शासन पर पकड़ भी कम होती है और विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी होती है। तो ये सारी चीजें एक सामूहिक परिणाम हम यहाँ देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। एक विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अशोक ने भी कलिंग विजय की थी। लेकिन कलिंग विजय के बाद फिर बहुत कुछ परिवर्तन होता है, और
उनके महत्वपूर्ण कारणों में अशोक को भी उत्तरदायित्व कहीं न कहीं माना है पतन के कारणों में। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत सी प्रतिक्रियाएं रही है, बहुत से कारण रहे हैं जो उसके पतन के कारणों में हम मान सकते हैं। तो ये था अशोक के उत्तराधिकारी जो भी हुए हैं, और उसके बाद कुछ पतन के कारणों का उल्लेख भी किया है, और कुछ लोगों के अनुसार अशोक का उत्तरदायित्व भी माना गया है। तो एक सामूहिक परिणाम हम देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार होता है।